हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं नथिंग इम्पॉसिबल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आज की इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट ज्योग्राफी में जो है जून 2012 के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। हम लोग सेकेंड पेपर को सॉल्व करेंगे हम लोग। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2018 से पहले जो है आप सभी के यूजीसी नेट ज्योग्राफी में 2 पेपर होते थे, सेकेंड और थर्ड पेपर होता था। तो सेकेंड पेपर में जो है आपके 50 प्रश्न पूछे जाते थे और थर्ड पेपर में आपके 75 क्वेश्चन। हम जो है सेकेंड पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और इनके 50 प्रश्नों को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन न छूटे, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। थोड़े से वर्ड चेंज कर दिए जाते हैं लेकिन क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अपर्दन का जो सामान्य चक्र है किसके साथ संबंधित है इन चारों विकल्पों में से। ये आपको बताना है। आप चाहो तो इसको प्रैक्टिस सेट की तरह भी अटेम्प्ट कर सकते हो, अदरवाइज मैं इसको सॉल्व करा रहा हूँ। तो यहाँ पर साफ साफ पूछा जा रहा है कि अपर्दन का सामान्य चक्र किससे संबंधित है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका आंसर पता होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। अपर्दन का जो सामान्य चक्र होता है वो नदी अपर्दन से संबंधित है। इसके साथ साथ इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि नदी का जो अपर्दन कार्य है वो किसके द्वारा प्रभावित होता है। आपको ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर बनता है। तो नदी का जो अपर्दन कार्य होता है वो नदी जल के वेग, जल का आयतन, नदी जल की बनावट तथा नदी जल में जलोढ़कों की मात्रा द्वारा जो है प्रभावित होता है। तो यहाँ पर अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि नदी अपर्दन का जो कार्य है किसके द्वारा प्रभावित होता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर पूछा जा रहा है कि वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के लिए निम्नांकित में से कौन सा बल या शक्ति उत्तरदायी है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है वो वेगनर महोदय ने दिया था और यहाँ पर पूछा ये जा रहा है कि ये जो महाद्वीपीय विस्थापन हुआ है इसके लिए जो है वेगनर महोदय ने किन बल या शक्तियों को जो है उत्तरदायी ठहराया है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ज्वारीय बल को जो है इन्होंने उत्तरदायी बताया था महाद्वीपीय विस्थापन के लिए। अगर हम बात करें इसमें कुछ और महत्वपूर्ण बातों के बारे में तो अल्फ्रेड ब्रेगनर के अनुसार जो है महाद्वीपीय विस्थापन के लिए ज्वारीय बल को जो है इन्होंने उत्तरदायी दिया था। इसके साथ ही साथ वेगनर के अनुसार जो है महाद्वीपीय विस्थापन या प्रवाह के लिए मुख्य रूप से 2 बल जो है उत्तरदायी हैं। इन्होंने ये बताने का प्रयास किया। पहला जो है आपका भूमध्य रेखा की दिशा में प्रवाह के लिए जो है गुरुत्व तथा प्लवनशीलता का बल कार्य करता है। दूसरा जो बल हमारा है कि महाद्वीपों के पश्चिमी दिशा में विस्थापन के लिए जो है सूर्य तथा चंद्रमा का ज्वारीय बल जो है काम करता है। तो यहाँ पे ये 2 बल जो है जिसको इन्होंने रिस्पॉन्सिबल बताया था महाद्वीपों के विस्थापन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 और ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है। जैसा कि इस प्रकार का प्रश्न जो है बहुत सारा पूछा जाता है आपके एग्जाम में। अब तो 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन 100 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन इस प्रकार के रहते हैं और ये सभी अलग अलग यूनिट से रहते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे स्थल आकृति के बारे में दिया गया है और इनको मतलब इनका निर्माण किस प्रकार से होता है या कैसे होते हैं। केटल किसे कहते हैं, जैसे टान किसे कहते हैं, एस्कर किसे कहते हैं, ड्रमलिन किसे कहते हैं, इसके संदर्भ में सामने दिया गया है और हमें मैच करना है। तो आइए इसको मैच कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपका पहला मैच करेगा वो किसके साथ मैच करेगा, वो आपका यहाँ पे चौथे के साथ मैच करेगा। केटल जो है ये प्रायः हिमोड पट्टी के साथ साथ स्थित गहन गर्त होते हैं। केटल क्या होते हैं, प्रायः हिमोड पट्टी के साथ साथ स्थित जो है गहन गर्त होते हैं, उनको केटल कहा जाता है। दूसरा जो आपका मैच करेगा टान, वो मैच करेगा पहले के साथ। सार्क पर निवास करने वाला लघु पर्वत सरोवर जो है टार्न कहलाता है। और तीसरा जो आपका मैच करेगा सी, एस्कर, वो मैच करेगा आपका दूसरे के साथ। निम्न विसर्पी हिमानी जलोढ़क कटों को जो है एस्कर कहा जाता है। और चौथा जो आपका डी है यहाँ पे ड्रमलिन, वो तीसरे के साथ मैच करेगा। यह जो है हिम गोलासम मृतिका की अंडाकार या दीर्घ वृत्ताकार पहाड़ी को जो है ड्रमलिन कहा जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा जा रहा है कि विश्व की स्थल आकृति का अधिकांश भाग
निम्नलिखित में से किस युग का है? इन चारों विकल्पों में से बताना है कि विश्व में समस्त जितने भी स्थलाकृतियां हैं उसके अधिकांश भाग किस युग के हैं। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, नवजीव महाकल्प के जो है विश्व की स्थलाकृतियों का जितना भी अधिकांश भाग है वो नवजीव महाकल्प का है। तो जैसा कि मैंने बताया कि विश्व की स्थलाकृतियों का अधिकांश भाग जो है नवजीव या नूतन महाकल्प, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नियोजोइक ईरा युग कहा जाता है इसको। ये भी एक टर्म है, आप याद रखिएगा। अगर इंग्लिश में पूछ लिया जाता है तो आपको याद रखना चाहिए नियोजोइक ईरा युग के हैं ये जितने भी समस्त स्थलाकृतियां विश्व भर में। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और ये भी मैचिंग वाला क्वेश्चन है। एक तरफ नदी के बारे में दिया गया है और दूसरे तरफ सहायक नदियों के बारे में दिया गया है। तो यहां पर आइए इसको मैच कर लेते हैं। तो पहला जो हमारा मैच करेगा यानी कि कृष्णा नदी, वो मैच करेगा भीमा के साथ। ठीक है, भीमा, कृष्णा नदी की जो सहायक नदी है वो भीमा है। दूसरा जो ब्रह्मपुत्र मैच करेगा वो मैच करेगा तीस्ता के साथ। तो ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदी है वो तीस्ता है और गोदावरी की जो सहायक नदी है वो आपका इंद्रावती है और यमुना की जो सहायक नदी है वो चंबल है। तो अब इसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उसको भी मैं बताता चलूंगा जिससे कि इससे हटके भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं तो आप उसका आंसर कर पाएं। तो कृष्णा का उद्गम यानी कृष्णा नदी का उद्गम स्थल जो है आपका महाबालेश्वर के समीप पश्चिम घाट की पहाड़ी है और इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो भीमा है। भीमा इसके बारे में दिया गया यहां पर, लेकिन और भी कई सहायक नदियां हैं जैसे तुंगभद्रा, अमरावती, ये दो और सहायक नदियां हैं आपकी कृष्णा नदी की, आपको याद रखना है। इसके बाद अगला जो हमारा ब्रह्मपुत्र है, तो ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम स्थल है वो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास स्थित हिमानी है। हिमानी का मतलब जो बर्फ ग्लेशियर जमे रहते हैं उनको कहते हैं, मतलब उनके गलने से जो नदी निकलती है, पानी जो उनका गल के बह के आता है। और उसके बाद इनकी सहायक नदी कौन कौन सी हैं ब्रह्मपुत्रा की? तो इसकी जो सहायक नदियां हैं वो हैं आपका तीस्ता, देहांग तथा मानस एवं लोहित। ये 3-4 जो है इसकी सहायक नदियां हैं, आपको इसको याद रखना है। इसके बाद जो गोदावरी है, गोदावरी का जो उद्गम स्थल है आपका नासिक के त्रयंबक गांव की एक पहाड़ी है और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो इंद्रावती है, मंजरा है और प्रवारा है। और यमुना का जो उद्गम स्थल है आपका बंदरपूछ की ढाल पर स्थित ये यमुनोत्री हिमानी के द्वारा जो है निकलती है और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो चंबल, टोंस, बेतवा और केन है। तो मैंने आपको बताया कि इनकी सहायक नदियां एक को छोड़ के यहाँ पे एक एक के बारे में दिया गया, लेकिन इसकी कुछ और सहायक नदियां हैं, सबके बारे में मैंने बताया और इनके उद्गम स्थल के बारे में भी बताया। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है इसमें वो है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा जा रहा है कि क्षोभ मंडल में वायु की गति या संचलन निम्नलिखित के द्वारा होती है। हमें बताना है कि क्षोभ मंडल में वायु की गति किसके द्वारा होती है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, संवहन धारा के द्वारा। क्षोभ मंडल में वायु की गति या संचलन जो है संवहन धारा के द्वारा होती है। और इसके संदर्भ में भी मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा, जैसे कि क्षोभ मंडल में वायु की गति या संवहन धारा के द्वारा होती है, अभी मैंने ये बताया आपको। और संवहन या संवहनिक धारा जो है ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज पवनों का एक चक्र होता है। इसके साथ साथ वायुमंडल में संवहन धाराएं निचली परत की ऊष्मा को ऊपरी परतों तक पहुंचाने का काम करती हैं और वायुमंडल को गर्म करती हैं। इनका संचरण जो है केवल तरल या गैसीय पदार्थों में ही संभव हो पाता है। तो यहाँ पे ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स था इस क्वेश्चन को लेकर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा जा रहा है कि वायु दाब के माप की इकाई क्या है। इन चारों विकल्पों में से आपको यह बताना है कि वायु दाब के माप की इकाई के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहां पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, हेक्टा पास्कल जो है आपका वायु दाब के माप की इकाई होती है। और यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि धारातलीय या सागरीय क्षेत्रफल की एक निश्चित इकाई पर वायुमंडल की समस्त परतों का पड़ने वाला दबाव ही वायुदाब कहलाता है। वायुदाब क्या कहलाता है, आपको एक बार और अच्छे से मैं क्लियर कर दूं कि धारातलीय या सागरीय क्षेत्रफल की एक निश्चित इकाई पर वायुमंडल की समस्त परतों का पड़ने वाला दबाव ही वायुदाब कहलाता है। और वायुदाब के माप की इकाई हेक्टा पास्कल है, जिसको अभी मैंने बताया। और इसके साथ साथ वायुदाब को प्रति इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले बल के रूप में भी मापते हैं। और जलवायु वैज्ञानिक जो होते हैं इसके मापन के लिए माप की जो इकाई प्रयोग करते हैं वो है आपका मिलीबार।
उम्मीद करता हूं ये भी समझ में आ गया। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर कि समदाब रेखा द्वारा वायुमंडलीय दाब को मानचित्र पर अंकित करने की एक विधि है। समदाब रेखा का मतलब समान दाब को वो दर्शाती है। वो जो लाइन खींचे जाएगी मैप पे, तो वहां पे जो जहां से वो जिन क्षेत्रों से गुजरती जाएगी वहां पे समान दाब आपको मिलेगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8 और ये भी क्वेश्चन आपका मैचिंग वाला है, मिलान वाला है। एक तरफ सूची 1 दिया गया है और एक तरफ सूची 2। तो आइए इसको हम लोग मैच कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहला जो आपका मैच करेगा फेरल सेल जो होता है वो मैच करेगा आपका पश्चिमी पवन के साथ। फेरल सेल को जो है पश्चिमी पवन कहते हैं, या पश्चिमी जो पवन होते हैं उनको फेरल सेल कहते हैं। और दूसरा यहाँ पे बी जो मैच करेगा हेडली सेल, वो मैच करेगा आपका व्यापारिक पवनों के साथ। और जो पोलर सेल होता है वो मैच करेगा आपका पूर्वी पवनों के साथ। और जो अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र होते हैं उनको निर्वात प्रदेश कहा जाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप इसको मैच कर सकते हैं। नीचे कूट दिया गया है, आप जिस प्रकार से मैचिंग करें, नीचे कूट आपका मैच करता है उसको आप राइट आंसर कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ये है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र को जो है ITCZ कहा जाता है। और ITCZ का जो फुल फॉर्म होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन इसको जो है कहा जाता है। यह एक निर्वात क्षेत्र होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और है कि इस क्षेत्र का जो विस्तार होता है दोनों गोलार्धों में जो है आपका 5 डिग्री से लेकर 12 डिग्री अक्षांशों के मध्य होता है। यानी कि ये लेके 5 डिग्री से लेके 12 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश में, और 5 डिग्री से 12 डिग्री लेकर जो है आपका दक्षिणी अक्षांश में जो है आपका यह क्षेत्र पड़ता है। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा जा रहा है कि ऊर्जा स्थानांतरण की निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाविधि नहीं है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, अपक्षरण। अपक्षरण जो है आपका ऊर्जा स्थानांतरण की जो है क्रियाविधि नहीं है। बाकी सभी ऊर्जा स्थानांतरण की क्रियाविधि है, जैसे चालन, अभिवहन और विकिरण। और इसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में भी हम बात करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि अपक्षरण यह किसी आधार चट्टान से अपक्षयी तत्वों को हटाने या बाहर ले जाने का प्रक्रम होता है। अपक्षरण क्या होता है आपका? यह किसी आधार चट्टान से अपक्षयी तत्वों को हटाने या बाहर ले जाने का प्रक्रम होता है। और भूगोल में इस शब्द का प्रयोग जो है निम्नलिखित अर्थों में किया जाता है, जैसे वायु अपर्दन का अपक्षय के कारकों द्वारा सेल पदार्थों का कट छट कर अलग हो जाना, इसके संदर्भ में भी जो है अपक्षरण का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ हिमनद के भूपृष्ठ से बर्फ के पिघलने अथवा वाष्पन के परिणाम स्वरूप बर्फ के आयतन में होने वाला ह्रास भी जो है इसको भी अपक्षरण के द्वारा जो है दर्शाते हैं। तो जैसा मैंने आपको ऊपर अभी बताया ना कि अपक्षरण शब्द का जो प्रयोग है निम्नलिखित अर्थों में किया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10 और ये कथन और कारण वाला क्वेश्चन हमारा है। और आइए इसको पहले कथन को पढ़ते हैं। कथन और कारण वाले प्रश्नों में पहले आपको स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लेना होता है, फिर उसके बाद जो है अपना आंसर देना होता है। तो कथन में देखते हैं कि स्थिर वायु ऊर्ध्वाधर संचलन को रोकती है और अस्थिर वायु अपने स्वयं के उत्प्लावन के कारण अपने आप ही ऊपर चढ़ती है। कारण क्या इसका बताया जा रहा है कि जब स्थिर वायु पर ऊपर उठने के लिए जोर पड़ता है तो जो बादल बनते हैं वे व्यापक होते हैं और उनकी ऊर्ध्वाधर मोटाई कम होती है। तो यहाँ पर आपको ये बस देखना है कि क्या ये हमारा स्टेटमेंट सही है और जो कारण दिया गया है इसके संदर्भ में क्या उसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। जैसा मैंने अभी बताया कि अभिकथन ए जो है आपका सही है क्योंकि यह स्थिर वायु ऊर्ध्वाधर संचलन को रोकती है और इसी प्रक्रम में जो है अस्थिर वायु अपने स्वयं के उत्प्लावन के कारण जो है अपने आप ही ऊपर चढ़ती जाती है। जबकि मैंने और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें, इसको भी सुन लीजिए आप कि जब स्थिर वायु पर ऊपर उठने के लिए जोर पड़ता है तो बादल बनते हैं और ये व्यापक होते हैं और इनकी ऊर्ध्वाधर मोटाई कम होती है। और स्थिर वायु जो है निम्न वायु दाब के कारण पर्वतों के अभिमुख ऊपर उठती है, यानी कि पर्वत जो होता है ऐसे इसकी तरफ ऊपर उठती है। ऊपर उठने के बाद जो है बादलों का निर्माण होता है एवं घनघोर वर्षा होती है। ठीक है, तो यहां पर यह भी आपका सही हो जाएगा कारण। और कारण जो है कथन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी
कर रहा है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा जा रहा है कि चिली तथा पेरू के तट के सहारे चलने वाली शीत धारा का नाम क्या है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। यहाँ पे चारों विकल्पों में सभी धाराओं के बारे में दिया गया है, लेकिन यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि चिली के जो पेरू तट है उसके सहारे चलने वाली जो शीत धारा है उसका नाम क्या है। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा कि चिली तथा पेरू के तट के सहारे चलने वाली जो शीत धारा है उसका नाम हम्बोल्ट या पेरुवियन धारा कहा जाता है। चिली तथा पेरू के तट के सहारे चलने वाली धारा को ही शीत धारा कहा जाता है। अब ये देखिए ऊपर ऑप्शन ए में दिया गया है अगुलहास जो धारा है ये किस प्रकार की धारा है। तो अगुलहास जो है हिंद महासागर की एक गर्म तथा स्थायी जलधारा है और इसके साथ यहाँ पे एल नीनो दिया गया है। तो एल नीनो जो है आपका पेरू के तट पर चलने वाली एक गर्म धारा है और एल नीनो के प्रभाव के कारण जो है भारतीय मानसून कमजोर पड़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत के कई क्षेत्रों में बाढ़ एवं सूखे की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद देखिए यहाँ पे कैनरी जलधारा है, इसके बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं। तो कैनरी जो है उत्तरी अटलांटिक की एक शीत धारा है और यह धारा विषुवत रेखा को दक्षिण से उत्तर की तरफ जो है काटते हुए प्रवाहित होती है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखिए जब सभी क्वेश्चन में जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको बताता हुआ चल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा जा रहा है कि उच्च ज्वार तथा निम्न ज्वार के बीच जल स्तर में औसत अंतर को क्या कहा जाता है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ज्वारीय रेंज इसको कहते हैं। तो ज्वारीय रेंज जो है उच्च ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच जल स्तर में औसत अंतर को कहा जाता है और उच्च ज्वार को दीर्घ ज्वार अथवा पूर्ण ज्वार भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन को आइए देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें पूछा जा रहा है कि पौधों एवं पशुओं का ग्रामीण किस युग में प्रारंभ हुआ। यानी कि पौधे जो हैं और जो पशु हैं उनको पालना या पौधों को लगाना ये किस जो है युग में शुरू हो गया और यहाँ पे 4 युग के बारे में नाम दिया गया है और आपको बताना है इसका सही आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, नवपाषाण काल में। पौधे तथा पशुओं का जो है ग्रामीण या पालन जो है नवपाषाण युग में प्रारंभ हुआ था। देखिए अब नवपाषाण युग का जो समय है या टाइम पीरियड है वो कब से कब है इसको भी जान लेते हैं। तो आज से जो है 3500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच के काल को नवपाषाण काल कहते हैं। लोग जो मतलब लोग द्वारा जो है आवास का निर्माण, कृषि कर्म तथा पशुपालन इस काल की प्रमुख विशेषता है। यानी इस काल में क्या क्या होता था, आवास का निर्माण लोग करते थे, इसके साथ साथ कृषि कार्य करते थे, पशुपालन करते थे और ये मतलब इस काल की जो है ये प्रमुख विशेषताएं हैं और इसी में जो है पशुपालन का भी कार्य होता था और क्वेश्चन में यही पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है, इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, शाकाहारी। शाकाहारी वो जीव है जो पौधे तथा पशुओं का भोग करते हैं। ये गलत स्टेटमेंट है, यहाँ पर हमें यही फाइंड आउट करना था। शाकाहारी हम उन्हें कहते हैं जो सिर्फ पौधे या वनस्पतियों का भोग करते हैं, उनको हम शाकाहारी कहते हैं। जो मीट मांस का उपयोग करते हैं या भोग करते हैं उसको हम मांसाहारी कहते हैं। लेकिन जो पौधे और वनस्पति के साथ साथ मीट का सेवन करते हैं उनको हम सर्वाहारी कहते हैं, यानी वो दोनों खाते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें पूछा जा रहा है कि समुद्री टीला जिसका सपाट शिखर है किस नाम से जाना जाता है। जो समुद्री टीला होता है जिसका सपाट शिखर होता है उसको किस नाम से जाना जाता है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, निमग्न द्वीप के नाम से जाना जाता है और इसको गुयाट भी कहा जाता है। और इसके संदर्भ में भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसको हम लोग देखते चलेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि समुद्री टीला जिसका सपाट शिखर होता है उसको हम निमग्न द्वीप कहते हैं और इसके साथ साथ इस प्रकार के सपाट शीर्ष या शिखर वाले टीले या पर्वतों को गुयाट कहा जाता है। और ये जो है एक प्रकार के जलमग्न पर्वत होते हैं जिनका शिखर नीतल से 1000 मीटर से अधिक ऊपर उठा रहता है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है
ऑप्शन सुमेलित नहीं है, हमें बताना है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, जीपी मार्स। ये जो है जीपी मार्स की जो है एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी बुक नहीं है और ये सुमेलित नहीं है, और मैं सभी के बारे में बताऊंगा, जितने भी ऑप्शन है इसके संदर्भ में मैं आपको बताऊंगा। तो पीटर हैगेट ने जो है ज्योग्राफी ए मॉडर्न सिंथेसिस की जो है रचना की थी और इसका प्रकाशन जो है 1979 में हुआ था। यहाँ पे पीटर हैगेट का जो ये पूरा राइट है, इनकी रचना है, और मैंने ये भी बताया कि इनकी रचना, ये मतलब इनकी रचना की जो प्रकाशन है कब हुआ था, 1979 में जो है इसका प्रकाशन हुआ था। इसके बाद देखिए पी जेम्स हैं, तो ये भी राइट है आपका, पी जेम्स के द्वारा जो है ऑल पॉसिबल वर्ल्ड लिखा गया था, लेकिन यहाँ पे तीसरा जो है ये गलत है, जीपी मार्स वाला। और इसके बाद जो ये नीचे डी दिया गया है आपका एबलर एडम्स या गुल्ड, ठीक है। तो एबलर एडम्स एवं गुल्ड ने जो है स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन की रचना जो है संयुक्त रूप से की थी, यानी इन सभी ने मिलकर की थी। और इसके बाद जो जीपी मार्स वाला हमारा कॉन्सेप्ट था वो है आपका, जीपी मार्स जो है एक अमेरिकी भूगोलवेता थे और इनका जो प्रमुख ग्रंथ था वो मानव और प्रकृति था, जिसको इंग्लिश में मैन एंड नेचर भी कहा जाता है। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, हमें इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्रीय विभेदन की अवधारणा नोमोथेटिक यानी कि विश्लेषणात्मक उपागम से संबंधित है। यहाँ पर ये गलत हो जाएगा आपका, और गलत को ही फाइंड आउट करना था। अब हम इसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं, जैसे कि क्षेत्रीय विभेदन की अवधारणा का जो प्रतिपादन है वो रिचर्ड हार्टसोन के द्वारा किया गया था, और यह अवधारणा जो है वर्णनात्मक उपागम यानी कि इडियोग्राफी से संबंधित है। और एक इनकी बुक है नेचर ऑफ जियोग्राफी, ठीक है, आपको याद रखना है। प्राकृतिक भूगोल जो है ये रिचर्ड हार्टसोन की बुक है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें पूछा जा रहा है कि एक ही प्रकार का वातावरण जीवन यापन या संस्कृति के भिन्न भिन्न तरीकों के लोगों के लिए भिन्न अर्थ रखता है। यह कथन निम्नलिखित में से किस अवधारणा के साथ संबंधित है, इन चारों विकल्पों में से। तो ये जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, संभववाद की विचारधारा के साथ या संभववाद अवधारणा के साथ जो है संबंधित है। अब इसके संदर्भ में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि लुसियन फेवरे ने जो है संभववाद की अवधारणा को प्रस्तुत किया। लुसियन फेवरे ने जो है संभववाद शब्द का इस्तेमाल किया था पहले, और इसके जो प्रमुख प्रवर्तक हैं वो वाइडाल डीला ब्लास हैं, और इसके साथ साथ इसके जो समर्थक हैं जैसे कि जीन ब्रोन्स और बैरोज, ये जो है संभववाद को मानने वाले थे, ये इसके समर्थक थे। तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया हो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने भूगोल में व्यवहारवादी वातावरण पर जोर दिया था, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, कर्क ने यानी क्रिक ने जो है व्यवहारवादी वातावरण पर जो है जोर दिया था। और इसके संदर्भ में भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसे मैंने बताया कि क्रिक महोदय के द्वारा जो है भूगोल में व्यवहारवादी वातावरण पर जोर दिया गया था, और उसने प्रथम आचरण का आरेख भी प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें पूछा जा रहा है कि भूगोल को मानव पारिस्थितिकी विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया था, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, बैरोज के द्वारा जो है भूगोल को मानव पारिस्थितिकी विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया था, और बैरोज जो है एक अमेरिकी भूगोलवेता था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित महानगरों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई है, इन चारों विकल्पों में से बताना है। महानगरों में से यानी इन चारों महानगरों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, मुंबई में दर्ज की गई है सबसे ज़्यादा जनसंख्या। और इसके संदर्भ में भी कुछ महत्वपूर्ण बातें कर लेते हैं, जैसे कि 2011 की जनगणना के अनुसार मुंबई महानगर में देश की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, और यहाँ की जो नगरीय जनसंख्या है वो 18.41 मिलियन है। आपको याद रखना है 1 मिलियन में जो है आपका 10 लाख होता है, तो आप काउंट कर सकते हैं कि 18.41 मिलियन में कितना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22।
इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जनसांख्यिकीय संक्रमण की अवस्था से गुजर रहा है जिस दौरान निम्न प्रजनन दर और निम्न मृत्यु दर रहती है। इन चार विकल्पों में से बताना है कि वो कौन सा राज्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था कि इन चारों विकल्पों में से भारत में कौन से राज्य में जनसांख्यिकीय संक्रमण की जो है वो अवस्था के साथ गुजर रही है और इस दौरान निम्न प्रजनन दर रहता है और निम्न मृत्यु दर रहती है। तो वो कौन सा राज्य है? तमिलनाडु वो राज्य है। तो इसके संदर्भ में जैसे मैंने बताया कि भारत में दो राज्य जो है केरल तथा तमिलनाडु जनसंख्या संक्रमण की तीसरी अवस्था से गुजर रहे हैं और जनसंख्या संक्रमण के तीसरी अवस्था में जो है निम्न प्रजनन दर और निम्न जन्म दर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ग्रामीण बहिर्प्रवास का महत्वपूर्ण कारक है। इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, बेरोजगारी। क्वेश्चन में साफ साफ स्पष्ट रूप से पूछा जा रहा है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा भारत में ग्रामीण बहिर्प्रवास यानी ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो बाहर जो है प्रवास कर रहे हैं, दूसरे देशों में प्रवास कर रहे हैं, तो उसका कारण क्या है? तो उसका कारण जो है, मुख्य कारक है वो बेरोजगारी है। इसके लिए जो है वो दूसरे जगहों पे प्रवास कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें पूछा जा रहा है कि वस्तु की विस्तार सीमा किसका संकेत करती है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि वस्तु की विस्तार सीमा किसको यानी किसका जो है संकेत करती है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, वस्तु या सेवा खरीदने के लिए लोगों को जो अधिकतम दूरी तय करनी पड़ती है उसके तरफ जो है वस्तु की विस्तार सीमा जो है संकेत करती है। तो इसके संदर्भ में जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि वस्तु की विस्तार सीमा जो है वस्तु या सीमा खरीदने के लिए लोगों को जो अधिकतम दूरी तय करनी पड़ती है उसके तरफ ये संकेत करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 25, इसमें पूछा जा रहा है कि क्रिस्टालर के केंद्रीय स्थान सिद्धांत में प्रशासनिक नियम क्या संकेत करता है। इन चारों विकल्पों में से ये तो संकेत हैं और हमें ये बताना कि प्रशासनिक नियम जो है किस प्रकार का संकेत करते हैं। इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, K7 जो है प्रशासनिक नियम की तरफ संकेत करता है क्रिस्टालर के केंद्रीय स्थान सिद्धांत के अंतर्गत। और यहाँ पर हम तीसरा जो यहाँ पे दिया गया पहला जो ऑप्शन, इसके संदर्भ में भी बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए जो है K3 जो है आपका बाजार सिद्धांत को ये संकेतित करता है। इसके साथ साथ जो K4 है आपका वो आपका परिवहन सिद्धांत को जो है संकेतित करता है। तो आपको याद रखना है ये तीनों के बारे में से एक के बारे में तो आपको पता है कि ये प्रशासनिक नियम को संकेत करता है K7 और K3 जो है बाजार सिद्धांत को संकेत करता है। इसके साथ साथ जो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन है K4, ये जो है आपका परिवहन सिद्धांत को संकेतित करता है क्रिस्टालर के केंद्रीय स्थान सिद्धांत के अंतर्गत, मैंने बताया आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे स्वच्छंद उद्योग के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों को जो है स्वच्छंद उद्योग के रूप में जो है वर्गीकृत किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। इसमें पूछा जा रहा है कि नेट बोया क्षेत्र द्वारा विभाजित सकल बोया क्षेत्र क्या कहलाता है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, फसल गहनता कहलाता है। आपको याद रखना है क्या कहलाता है, फसल गहनता कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 28। इसमें पूछा जा रहा है कि न्यूनतम लागत अवस्थिति के सिद्धांत का प्रस्ताव किसने रखा था इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, बेबर महोदय ने रखा था। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, न्यूनतम लागत अवस्थिति के सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया था या रखा था, तो वो बेबर महोदय ने रखा था। इसके संदर्भ में जैसे कि अल्फ्रेड वेबर को उद्योग के स्थानीयकरण के सिद्धांत तथा न्यूनतम लागत अवस्थिति के सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है। वेबर ने जो है न्यूनतम लागत अवस्थिति के सिद्धांत को कच्चे माल के स्रोत एवं उत्पादित वस्तु खपत क्षेत्र अर्थात बाजार के संदर्भ में स्पष्ट किया था।
अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। इसमें पूछा जा रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में नगरों के उपांत में सब्जियों, फलों तथा फूलों की गहन खेती क्या कहलाती है? इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ट्रक फार्मिंग ये कहलाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के उपांत में जो सब्जियों, फलों तथा फूलों की गहन खेती होती है उसको ट्रक फार्मिंग कहते हैं, और यह व्यापारिक स्तर की कृषि है जिसके परिवहन में ट्रकों का अधिक उपयोग किए जाने के कारण इसको जो है ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है। इसमें पूछा जा रहा है कि जापान में इस्पात मिलें तटीय स्थानों की ओर क्यों स्थापित की जाती है? इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, आयातित कच्चे माल तथा इस्पात निर्यातों की परिवहन लागत न्यूनतम करने के लिए जो है जापान में इस्पात मिलें तटीय स्थानों की ओर जो है स्थापित की जाती है। मैंने ये बताया कि जापान में लौह भंडार एवं उत्पादन नाम मात्र का है, यानी कि लौह भंडार का जो उत्पादन बहुत ही कम होता है जापान में, और इसके साथ साथ जो है उसे अपनी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति इसके आयात से की जाती है, यानी कि अगर उनको लोहे की आवश्यकता होती है तो वो दूसरे देशों से उसको मंगाते हैं, और इसके लिए जो है वो तटीय स्थानों में बंदरगाहों की उत्तम सुविधा जो है किए रहते हैं, और इन बंदरगाहों से आयातित कच्चे माल को प्राप्त किया जा सकता है तथा लौह आधारित उत्पादों जैसे कि इस्पात का पुनः निर्यात किया जा सकता है। अतः जापान में इस्पात मिलें तटीय स्थानों पर जो है स्थापित की जाती है। उम्मीद करता हूं कि इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। इसमें पूछा जा रहा है कि मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित में से किस कसौटी का उपयोग किया नहीं जाता है? इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, कान का। कान का उपयोग नहीं किया जाता है मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के लिए। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि मानव प्रजातियों का वर्गीकरण एवं निर्धारण प्रायः बाह्य एवं आंतरिक लक्षणों के आधार पर किया जाता है। बाह्य लक्षणों में जो है त्वचा का रंग, बालों की बनावट, शारीरिक कद और मुख कृति जो है और नेत्र का रंग तथा होठ के आकार को शामिल करते हैं, और आंतरिक लक्षणों में जो है कपाल, सूचकांक, रक्त समूह, कंकाल को शामिल किया जाता है। अतः इसके वर्गीकरण में कान का उपयोग नहीं किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 32। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित जनजातियों और उनके पर्यावास को सुमेलित करना है, यानी कि ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है। सूची 1 में जो है जनजातियों के बारे में दिया गया है, और सूची 2 में ये जनजातियां कहाँ पर निवास करती हैं इसके संदर्भ में उन क्षेत्रों का नाम दिया गया है। तो आइए इसको मैच कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका पहला मैच करेगा, जैसे खिरगिज जनजाति का जो निवास है वो आपका है सेंट्रल एशिया, और अगला जो आपका याकूत जनजाति का जो निवास स्थान है वो है आपका साइबेरिया, और लैप्स जनजाति का जो है आपका पर्यावास क्षेत्र है वो है आपका तीसरा स्कैंडिनेविया, और उसके बाद जो है डी जो ऑप्शन है एस्किमो जनजाति जो है इसका निवास जो है कनाडा है। और इसके संदर्भ में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें भी बताता चलूँगा। तो पहले हम लोग खिरगिज जनजाति से स्टार्ट करेंगे। तो खिरगिज जनजाति जो है मध्य एशिया के पठारी भागों में निवास करते हैं, और ये आकृति से मंगोलायड होते हैं। ये जो है भ्रमणशील पशुचारक होते हैं। तो ये हमारा था खिरगिज जनजाति के बारे में कुछ थोड़ा सा महत्वपूर्ण फैक्ट। इसके बाद हम याकूत जनजाति के बारे में बात करते हैं। तो याकूत जो है पूर्वी साइबेरिया के टुंड्रा क्षेत्रों में निवास करते हैं, और ये विख्यात शिकारी हैं, यानी कि ये शिकारी के रूप में बहुत ही विख्यात है। इसके बाद अगली जो जनजाति हमारी है लैप्स, ये जो है स्कैंडिनेवियार क्षेत्र में निवास करते हैं, और इनकी संख्या जो है नॉर्वे, डेनमार्क तथा आइसलैंड में अधिक पाई जाती है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट जनजाति है वो है एस्किमो। ये जो है उत्तरी ध्रुव के क्षेत्रों में जैसे ग्रीनलैंड, अलास्का, बेरिंग, जलडमरू मध्य तथा उत्तरी साइबेरिया में निवास करते हैं। तो मैंने इन चारों जनजातियों के संदर्भ में मैंने बताया कि इनका निवास स्थान क्या है और ये इनकी क्रियाएं किस प्रकार की हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य के बारे में सत्य नहीं है। तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं राज्य के संदर्भ में, लेकिन एक स्टेटमेंट जो है आपका सही नहीं है, उसे हमें बताना है।
तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। उसका हमेशा सामाजिक या सांस्कृतिक आधार होता है। ये राज्य के बारे में सत्य कथन नहीं है, आपको याद रखना है। इसके संदर्भ में मैं आपको बताता हूं कि राज्य की प्रमुख विशेषताओं में प्रादेशिक क्षेत्र, आंतरिक तथा बाह्य संप्रभुता, जनसंख्या आदि होना अनिवार्य है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक आधार जनसंख्या को संदर्भित करते हैं और इसके साथ प्रभुसत्ता यानी संप्रभुता किसी भी राज्य की सर्वप्रमुख विशेषता है। यदि कोई क्षेत्र पराधीन है तब उसे राज्य नहीं कहा जा सकता है। तो ये राज्य के संदर्भ में मैंने कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताई। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा द्रविड़ कुल की नहीं है, इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, सिंहली। सिंहली जो भाषा है वो द्रविड़ कुल की भाषा नहीं है, आपको याद रखना है। बाकी जो है आपका जैसे कि ब्राहुई, कन्नड़, मलयालम, ये सभी भाषा जो है आपका द्रविड़ कुल के हैं। बाकी सिंहली भाषा जो है द्रविड़ कुल की नहीं है। इसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें अगर मैं बताऊं आपको, तो भारतीय संविधान में भाषा एवं बोलियों का प्रावधान अनुसूची 8 में किया गया है। भारतीय भाषाओं को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, जिनमें द्रविड़ कुल एक है। फिर उसके बाद द्रविड़ भाषाएं देश की कुल जनसंख्या के लगभग 1/4 भाग द्वारा बोली जाती है। इस कुल की प्रमुख भाषाएं जो है कई प्रकार की हैं, जैसे तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बहुई, कुरुख और आदि भाषाएं जो है द्रविड़ कुल की भाषाओं के अंतर्गत सम्मिलित होती हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। टोडा जनजाति का आवास कहां पर है, इन चारों विकल्पों में से बताना है कि टोडा जनजाति यहां पे किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं या इनका आवास स्थान क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, नीलगिरी श्रेणी जो है टोडा जनजाति का आवास क्षेत्र है। टोडा जनजाति का जो है आवास क्षेत्र क्या है, नीलगिरी श्रेणी है और यह एक पशुपालक जनजाति है, यानी कि ये पशुओं का पालन करती है। इसके अर्थव्यवस्था का आधार जो क्या होता है वो पशुपालन होता है, जिनमें ये सभी भैंस का सर्वप्रमुख जो है स्थान है, यानी भैंसों के ज्यादातर पालते हैं। इसके बाद टोडा द्रविड़ियन कुल के अंतर्गत आते हैं और इनका समाज जो है जनजातीय परंपरा पर आधारित है और इनमें जो है बहुविवाह का प्रचलन व्याप्त है। ये लोग जो है शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों होते हैं। ये मत्स्य में कुशल है, यानी मत्स्य पालन में ये कुशल होते हैं। तो ये जो है आपका टोडा जनजाति के संदर्भ में मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 36। इसमें पूछा जा रहा है कि देश का आर्थिक विकास मापने के लिए इन चारों विकल्पों में से किस सूचक का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो यहाँ पर ऑप्शन डी क्या है, हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि देश का आर्थिक विकास मापने के लिए किस सूचक का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। तो देश का आर्थिक विकास मापने के लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण सूचक जो है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद या प्रति व्यक्ति आय। इसके द्वारा जो है देश के आर्थिक विकास को सही तस्वीर मतलब सही तरीके से जो है मापी जा सकती है और इसके साथ साथ जो है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो है राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से विभाजित करके प्राप्त किया जा सकता है। और सकल घरेलू उत्पाद तथा सकल राष्ट्रीय उत्पाद का प्रयोग भी आर्थिक विकास को मापने के लिए जो है किया जाता है, परंतु इनके आंकड़े राष्ट्रीय आय एवं आर्थिक विकास का सही चित्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। तो ये जो है आपका इसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स था। और इसके बाद जो अगला हमारा प्रश्न इसमें है क्वेश्चन नंबर 37 और ये क्वेश्चन जो है आपका दिया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, वुडविल। तो वुडविल का जो है ये परिवहन मॉडल नहीं है, तो ये जो है हमारा राइट नहीं है और हमें क्या करना था कि इसमें से जो सुमेलित नहीं है उसको जो है बताना था। तो हम लोग शुरू से पहले चेक कर लेते हैं। मिर्डाल के द्वारा जो है संचयी कार्य कारण मॉडल दिया गया था और फ्रीडमैन के द्वारा जो है सार भाग परिधि या उपांत मॉडल दिया गया था। और इसके बाद जो हमारा अगला है यहाँ पे कि फ्रैंक ने जो है पराश्रयता मॉडल का प्रतिपादन किया था। उसके अनुसार जो है भौगोलिक परिदृश्य विकास के निर्धारण के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इसके बाद जो है कि मॉरिल तथा गुल्ड का संबंध जो है परिवहन मॉडल के साथ है। तो यहाँ पे हमारा गलत क्या था, ऑप्शन नंबर सी गलत ही हमें फाइंड आउट करना था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 38। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने इस अवधारणा को औपचारिक रूप दिया कि स्थानिक संगठन तथा राष्ट्रीय विकास के बीच संबंध विद्यमान है। इन चारों विकल्पों में से बताना है कि किसके द्वारा ये बताया गया। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, फ्रीडमैन के द्वारा। क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है कि इन चारों विकल्पों में से किसने इस अवधारणा को औपचारिक रूप दिया कि स्थानिक संगठन तथा राष्ट्रीय विकास के बीच संबंध विद्यमान है। तो ये फ्रीडमैन के द्वारा बताया गया था। अगर इनके संदर्भ में कुछ इंपॉर्टेंट बातें की जाए तो जैसे कि फ्रीडमैन ने इस अवधारणा को औपचारिक रूप दिया था, स्थानिक संगठन तथा राष्ट्रीय विकास के बीच संबंध विद्यमान है। इसके साथ ही साथ उन्होंने कार्यस्थल, गमन, परिवहन मार्ग, अंतर संबंध, केंद्र स्थल, पदानुक्रम, दूरी क्षय इत्यादि स्थानिक संगठन के मूल तत्व हैं, इन्होंने बताया। और इसके साथ साथ प्रत्येक तत्व में विकास का अर्थ होगा राष्ट्रीय तत्व के प्रत्येक अवयव का विकास। इस प्रकार दोनों के बीच में जो है व्यापक संबंध विद्यमान है। और ये किसके द्वारा बताया गया था? फ्रीडमैन के द्वारा बताया गया था। आपको याद रखना है, सॉरी यहां पे मैंने क्रॉस कर दिया, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। इसमें पूछा जा रहा है कि रोस्टोवे के मॉडल के अनुसार आर्थिक समृद्धि की अवस्थाओं का कौन सा अनुक्रम निम्नलिखित में से सही है। तो यहां पर रोस्टोवे के मॉडल के अनुसार आर्थिक समृद्धि की अवस्थाओं के बारे में दिया गया है और हमें बताना कि कौन सा अनुक्रम जो है इन अवस्थाओं में हमारा सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, पारंपरिक समाज, उत्प्रस्थान और परिपक्वता की ओर अधिक जन उपभोग, ये क्रम जो है आपका सही है अनुक्रम। क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि रोस्टोवे के मॉडल के अनुसार आर्थिक समृद्धि की अवस्थाओं का कौन सा अनुक्रम निम्नलिखित में से सही है। तो ऑप्शन बी जो अनुक्रम है हमारा सही हो जाएगा। अगर बात करें इनके संदर्भ में तो रोस्टोव जो है सोवियत संप्रदाय के प्रमुख भूगोलवेता थे और उसने जो है आर्थिक समृद्धि का मॉडल प्रस्तावित किया जो कि आर्थिक निश्चयवाद का अनुसरण करता है। और रोस्टोवे के अनुसार भूगोल एक आवश्यक धरातल है और जिस पर नए आकार की अर्थव्यवस्था जो है स्थापित की जा सकती है। उसके आर्थिक समृद्धि मॉडल का सही अनुक्रम जो है इस प्रकार से है, जो कि मैंने बताया आपको, पारंपरिक समाज और अप्रस्थान, परिपक्वता की ओर तथा अधिक जन उपयोग। तो ये जो है आपका अनुक्रम हमारा सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अकारी या सामांगी क्षेत्र है। इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, असम घाटी जो है आपका अकारी या सामांगी क्षेत्र है। अब हम इसमें बात कर लेते हैं थोड़ा सा और कुछ महत्वपूर्ण यानी कि सभी विकल्पों के बारे में। जैसे दिल्ली महानगर क्षेत्र नगरीय क्षेत्र को बताता है और हैदराबाद सिकंदराबाद क्षेत्र जो है अनुषंगी नगर को बताता है। और जो दिल्ली जयपुर आगरा है वो त्रिकोण एक परिवहन नेटवर्क है। और असम घाटी एक अकारी या सामांगी क्षेत्र है। असम घाटी जो है चाय बागानों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है और भारत का सर्वाधिक चाय इसी घाटी में उत्पादित होता है। तो यहाँ जितने भी चार विकल्प थे उसके संदर्भ में मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताए। इसके साथ साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। इसमें पूछा जा रहा है कि 2001 से 2011 के बीच लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुष स्त्रियों में कितना था। इन चार विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 5 से 10 की वृद्धि हुई थी आपका 2001 से 11 के बीच में लिंग अनुपात में प्रति 1000 पुरुष स्त्रियों में कितने 5 से 10 की वृद्धि हुई थी। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 है और ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है। एक तरफ आप देख सकते हैं सूची 1 में खनिज के बारे में दिया गया है और सूची 2 में जो है खनन क्षेत्र के बारे में दिया गया है कि इन खनिज का जो है किन खनन क्षेत्रों में जो है खनन किया जाता है। तो आइए इसको मैच कर लेते हैं। तो यहां पर आपका जो पहला मैच करेगा यानी तांबा वो मैच करेगा आपका खेताड़ी यानी चौथे के साथ। इसका जो खनन क्षेत्र है खेताड़ी है। बी जो आपका मैच करेगा लौह अयस्क वो मैच करेगा आपका कुद्रेमुख में, ठीक है, कुद्रेमुख के साथ ये इसका खनन क्षेत्र है। इसके साथ जो ऑप्शन सी आपका मैच करेगा मैग्नीज वो किसके साथ मैच करेगा
बालाघाट के साथ, इसका खनन क्षेत्र बालाघाट है। और डी जो आपका मैच करेगा वो मैच करेगा तीसरे के साथ, कोडारमा, यानी अभ्रक का जो खनन क्षेत्र है जहां से खनन किया जाता है इसका, वो है कोडारमा। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। जैसे कि मैंने आपको तो मैच करके बता दिया, नीचे आप कूट में भी आप इसको सही कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। खेताड़ी का जो तामा खनन क्षेत्र है वो राजस्थान में है, और यहाँ की अन्य प्रसिद्ध खाने जैसे कि कोलीहान, मंडन तथा कुद्दान है। उसके बाद जो अगला हमारा था ऑप्शन, कोडारमा का जो है अभ्रक खनन क्षेत्र जो है झारखंड राज्य में है, और यहाँ की अन्य प्रसिद्ध खाने जो हैं आपका गिरिडीह, चाकल, टिसरी तथा डोमचांच है। और इसके बाद कोडारमा को अभ्रक की राजधानी कहा जाता है, और कुद्रेमुख का जो लौह खनन क्षेत्र है वो कर्नाटक राज्य में है, और यहाँ के अन्य प्रसिद्ध जो खनन क्षेत्र हैं बेल्लारी, हासपेट तथा बाबा बुदन की पहाड़ियाँ हैं। और इसके बाद जो अगला हमारा था ऑप्शन वो था बालाघाट, जो है बालाघाट का मैग्नीज खनन क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश राज्य में है। यहाँ के अन्य खनन क्षेत्र में जो है जैसे छिंदवाड़ा, मांडला, बिलासपुर, घार तथा जबलपुर है। तो इनके संदर्भ में मैंने बताया कि और भी खनन क्षेत्र कौन कौन से हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 43। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में मैंग्रोव निम्नांकित में से किसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण वृक्ष है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि मैंग्रोव वन जो है किसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण वृक्ष है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ज्वारीय वन। यानी कि मैंग्रोव वन जो है वह ज्वारीय वन है, आपको याद रखना है। और इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको बता दूं कि ज्वारीय वनों का महत्वपूर्ण वृक्ष जो है मैंग्रोव होता है, आपको याद रखना है। ये जो है दलदली तथा ज्वारभाटा क्षेत्रों के वन हैं, यानी जो दलदली क्षेत्र हैं और जो ज्वारभाटा वाले क्षेत्र है वहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। ये जो है गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा क्षेत्र तथा पूर्वी घाट पर्वत श्रेणियों के तटीय भागों वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ज्वारीय वनों की जल सहन क्षमता जो है अधिक होती है, और ज्वारीय वनों का विस्तार जो है पश्चिम बंगाल के तटीय तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश और फिर उसके बाद तटीय ओडिशा यानी ओडिशा के तटीय क्षेत्रों में तथा गुजरात के तटीय क्षेत्रों में। इसके साथ साथ इनके प्रमुख वृक्ष जैसे कि सुंदरी, ताड़, नारियल, फोनिक्स, केवड़ा, सुपारी तथा रोजीफेरा है। ठीक है, याद रखना है कौन कौन से मतलब वृक्ष हैं इसके अंतर्गत आते हैं मैंग्रोव वन के अंतर्गत। सुंदरी, ताड़, नारियल, फोनिक्स, केवड़ा, सुपारी तथा रोजीफेरा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, टिटलागढ़ जो है यहाँ पर रेलवे उपकरण नहीं बनते हैं। ये ऑप्शन जो है आपका गलत है, आपको याद रखना है और ऑप्शन को ही हमें फाइंड आउट करना था। अब आइए इसके बारे में यानी सभी जितने विकल्प दिए गए हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। तो विशाखापट्टनम जो है आंध्र प्रदेश का तटीय जिला है, और भारत का जलयान निर्माण प्रथम कारखाना जो है 1941 में यहीं पर स्थापित हुआ था। एक बार मैं और अच्छे से रिपीट कर दे रहा हूँ, विशाखापट्टनम जो है आपका वो आंध्र प्रदेश का तटीय जिला एक है, और यहाँ पर जो है भारत का जलयान निर्माण कार्य होता है, और यहाँ पे जो प्रथम कारखाना इसका स्थापित किया गया था वो 1941 में स्थापित किया गया था। आगे अब हम बात करें कि रेलवे उपकरणों का निर्माण जो है टेल्को जमशेदपुर झारखंड, वाराणसी जो कि उत्तर प्रदेश में है, चितरंजन जो कि पश्चिम बंगाल में है, बेंगलुरु जो कि कर्नाटक में है, और पेरम्बूर जो कि तमिलनाडु में है, तथा कपूरथला जो कि पंजाब में होता है। तो यहाँ पर जो है रेलवे के उपकरण बनाए जाते हैं, आपको याद रखना है। और आगे हम यहाँ पर बात करें तो मशीन औजार का निर्माण जो है पिंजौर हरियाणा में जो कि पड़ता है होता है, और यहाँ पर हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड का एक कारखाना है भद्रावती जो कि कर्नाटक में है। भद्रावती जो है देश का प्रथम सार्वजनिक क्षेत्र है जहां पर लौह एवं इस्पात कारखाना लगाया गया था। तो यहां पर सभी विकल्प के संदर्भ में मैंने आपको महत्वपूर्ण जितने भी पॉइंट थे उसको बताने का प्रयास किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। इसमें पूछा जा रहा है कि अधिकतम प्रतिशत की दशकीय वृद्धि किस दशक में हुई है, इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1961 से 71 के बीच में।
अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कुछ इनके बारे में डिटेल में कि भारत में जनसंख्या की अधिकतम प्रतिशत की जो दशकीय वृद्धि दर है वो 1961 से लेके 1971 के दशक में हुई थी। भारत में जो है 1951 या 1961 के दौरान जो है दशकीय वृद्धि दर का अनुपात जो है 21.51% था। उसके बाद जो है 1961 से 1971 के दौरान दशकीय वृद्धि का अनुपात जो था आपका 24.80% था। इसके बाद जो है 1971 से लेके 81 के दौरान जो दशकीय वृद्धि का अनुपात था वो 24.60% रहा और 81 से यानी 1981 से लेके 91 के दौरान जो दशकीय वृद्धि का अनुपात था वो 23.87% रहा। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो है 2001 से 11 के दौरान जो दशकीय वृद्धि का अनुपात रहा वो है आपका 17.64%। दशकीय वृद्धि दर की बात हो रही है, यानी 10 सालों में जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है, समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। इसमें पूछा जा रहा है कि आवृत्ति वितरण दर्शाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त निम्नलिखित में से कौन सा है। इन चारों विकल्पों में से जो है आवृत्ति वितरण दर्शाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, आयत चित्र। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं सभी ऑप्शन के बारे में। तो आवृत्ति वितरण को दर्शाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि जो है आयत चित्र होती है और किसी मापनी या विशेषता के आधार पर आंकड़ों के वर्गीकरण जिसमें प्रत्येक मद के सामने उसके संगत आवृत्ति को लिखा जाता है और आवृत्ति वितरण कहलाता है वह जब आंकड़ों को दो गुणों के साथ साथ दर्शाया जाता है तब आयत चित्र का प्रयोग करते हैं और यह साधारण तथा विभाजित प्रकार के हो सकते हैं। तो ये जो है आवृत्ति वितरण के संदर्भ में या आयत चित्र के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। इसमें पूछा जा रहा है कि नदी या उन्मोचन के औसत मान की परिगणना करने के लिए निम्नलिखित में से किसका सामान्यतः उपयोग किया जाता है। इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ज्यामितीय माध्य का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, नदी या उन्मोचन के औसत मान की परिगणना करने के लिए इन चारों विकल्पों में से किसका सामान्यतः उपयोग किया जाता है। तो ज्यामितीय माध्य का उपयोग किया जाता है। जैसा मैंने अभी बताया आप सभी को कि नदी उन्मोचन के औसत मान की परिगणना करने के लिए ज्यामितीय माध्य का जो है प्रयोग किया जाता है। जैसे कि किसी श्रेणी में पदों के गुणनफल का पदों की संख्या के अनुसार मूल निकालकर गुणोत्तर या ज्यामितीय माध्य की गणना की जाती है और इस प्रकार 2 मूल्यों के गुणनफल का वर्गमूल और 3 मूल्यों के गुणनफल का घनमूल निकाला जाता है इसके अंतर्गत। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 48। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से Rn मूल्यों में से कौन सा बिंदु वितरण या यादृच्छिक प्रतिरूप को दर्शाता है। इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1.0। 1.0 जो है आपका Rn मूल्यों में से जो है आपका यादृच्छिक प्रतिरूप को दर्शाता है। आपको याद रखना है बिंदु वितरण का जो है यादृच्छिक प्रतिरूप को ये दर्शाता है 1.0। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि यादृच्छिक संख्याओं की सहायता से यादृच्छिक प्रतिरूप करने की विधियां केवल मूर्त और परिमित समग्रों में ही लागू की जा सकती है। यादृच्छिक का मतलब क्या होता है, रैंडमली, यानी कि आपने कोई प्लानिंग नहीं किया। रैंडम का मतलब कहीं से भी कुछ भी डेटा आपने मतलब रैंडम उठा लिया आपने। रैंडम का मतलब यादृच्छिक होता है, आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। इसमें पूछा जा रहा है कि विविध भौगोलिक विशेषताओं से युक्त क्षेत्र के प्रतिनिधि गांवों के चयन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त प्रतिचयन तकनीक कौन सी है इन चारों विकल्पों में से। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, स्तरित यादृच्छिक। यादृच्छिक के बारे में अभी मैंने बताया कि रैंडम डेटा, यानी रैंडम, जैसे कि बहुत सारे लोग खड़े हैं, जैसे वहाँ से हमने रैंडमली 10 लोगों को चुन लिया किसी भी रूप या किसी काम के लिए, तो इस प्रकार से जो है रैंडमली होता है या यादृच्छिक होता है। और हमारा अगला जो क्वेश्चन है इसमें वो है आपका क्वेश्चन नंबर 50। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित पद्धतियों में से किसमें अंतर्वेशन का उपयोग किया जाता है। इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सममान में। ठीक है, अब इसके संदर्भ में कुछ हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे कि सममान पद्धति में
अंतर्वेशन का उपयोग किया जाता है। और मानचित्र पर किसी वस्तु के समान मूल्य या घनत्व वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं जो है संबंध रेखाएं कहलाती है। आपको समझ में आया होगा कि संबंध पद्धति में जो है अंतर्वेशन का उपयोग किया जाता है और यहाँ पर मानचित्र पर किसी वस्तु के समान मूल्यों या घनत्व वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? संबंध रेखाएं कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? आइसोप्लेट कहते हैं। अगर आपको हिंदी नहीं याद होगा तो आप अंग्रेजी याद कर लीजिए, इसको आइसोप्लेट कहते हैं। इसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे इनका निर्माण मानचित्र पर समुच्च रेखाओं के जैसे ही बनाया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर संबंध रेखाओं या आइसोप्लेट रेखाओं को सांख्यिकीय उच्चावच मॉडल एवं त्रिविम ब्लॉक आरेख पर परिवर्तित कर प्रदर्शित किया जा सकता है। और निर्मित संबंध रेखा मॉडल एवं आइसोमेट्रिक आरेख इसके उदाहरण जो है आप देख सकते हैं, इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो था हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम आज के इस वीडियो में जो है जून 2012 के सेकेंड पेपर को सॉल्व करने वाले हैं और मैंने आपको 50 क्वेश्चन जो है विथ डिटेल के साथ सॉल्व कराने का प्रयास किया। और कहीं से किसी प्रकार का अगर आपको डाउट होता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेरी को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। इसके साथ साथ आप बता सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा आप सभी को। ज्योग्राफी के वीडियो मैं बहुत दिनों से अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन मैं अब कोशिश करूंगा कि आपको जो एग्जाम से पहले मैक्सिमम वीडियो मतलब प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उसको मैं सॉल्व कराऊं, जिससे आपको निश्चित रूप से हेल्प मिलेगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रीवियस ईयर से जो है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठाए जाते हैं। अगर आप उनका डिटेल में सॉल्व करते हैं तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से जो है अच्छा मार्क्स जो है ज्योग्राफी सब्जेक्ट में यूजीसी नेट के एग्जाम में प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। आपके एक लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, ये हमारे लिए रिवॉर्ड का काम करता है। हमें बहुत कुछ फ़ायदा नहीं होता, लेकिन अगर आप लाइक करते हैं या कुछ कमेंट करते हैं, फीडबैक जब हमें मिलता है तो हमें लगता है कि जो कुछ भी मैंने इन्फॉर्मेशन बताया वो आप तक पहुंचा और आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, नहीं लगा, इसके संदर्भ में आपने जो है मुझे इन्फॉर्म किया। और इसके साथ साथ कहीं से वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो शेयर कर सकते हैं मैक्सिमम दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। और अगर आप नए व्यूवर हैं, चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है उसको आप प्रेस कर सकते हैं न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।